नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। पूरे जम्मू संभाग में आप देखिए बर्ड फ्लू को लेकर किस तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू में बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू से यहां पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया है। सर्दी के मौसम में बर्ड फ्लू का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब क्या कुछ काम विभाग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, ये बड़ी बात है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि हर साल इसी तरह से फ्लू जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन अब जम्मू के अंदर अगर यहाँ खतरा बढ़ रहा है तो क्या कुछ काम विभाग की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू में बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद सभी जिलों के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू से पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया है और सर्दी के मौसम में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए हैं, इसी पर मंथन करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि अगर कोई भी वायरस यहाँ पर आता है तो उससे पहले प्रशासन और विभाग कमर कस कर यहाँ काम करने की कोशिश होती है, लेकिन बर्ड फ्लू से पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया है। कितने यहाँ पर केसेस देखने को मिल रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि जम्मू और कश्मीर दोनों की अगर बात करें तो जाहिर तौर पर आप देखिए मांसाहारी लोग किस तरह से यहाँ इन जीव जंतुओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस बीच में जम्मू में बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू से पशुपालन विभाग के अंदर हड़कंप जो है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बर्ड फ्लू को लेकर एक बार फिर से खबर जो है वो सामने आई है कि खतरा आने वाले समय में यहाँ बढ़ सकता है, लेकिन प्रशासन और विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रदेश में हड़कंप मच चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि पशुपालन विभाग की ओर से प्रदेश के बाहर 5 मुर्गों के सैंपल भेजे गए थे और उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और उसके बाद विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये बात पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये सैंपल आखिरकार जम्मू में किस जिले से लिए गए थे। इन तमाम बातों को पता लगाने को लेकर इस वक्त जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर में हर एक जिले में कहीं ना कहीं मुर्गों को आगे जो बेचने का कार्य चलता है, लोगों में ये चीजें घर घर पहुंचती है। तो ऐसे में चिंताजनक बात है कि आखिरकार ये सैंपल आए कहां से थे और ना जाने कहां कहां पे ये पहुंचाए जा रहे हैं। और रितिका, जिस तरह से यहाँ पर अभी ये जांच की जा रही है कि ये सैंपल कहाँ से उठाए गए थे, उसको लेकर कोई जानकारी सामने आ पाई है कि कहाँ तक वो इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? क्योंकि जल्द से जल्द ये पता लगाना बहुत जरूरी है, फिर उस इलाके के अंदर जांच पड़ताल करना जरूरी है। अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये सैंपल आखिरकार किस जिले से उठाए गए थे। अभी भी इसको लेकर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है ताकि पता चल सके कि आखिरकार ये सैंपल कहां से लेके प्रदेश के बाहर भेजे गए थे। पर अगर मैं बात करूं, लखनपुर में पशुपालन विभाग की रेंडर पेस चेक पोस्ट पर बरती जा रही लापरवाही के बीच में जम्मू कश्मीर में बर्ड फ्लू ने ये दस्तक दी है और इसी को लेके अब अलर्ट जारी कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया है ताकि लोग भी अलर्ट रहें और जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी यहाँ पे ये इनसे जुड़े हुए, इस कारोबार से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो भी अलर्ट हो जाएं और इस पे जो लापरवाही बरती जा रही है उस पे सख्ती से ज्यादा कार्य किया जाए। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि विभाग पूरी तरह से हड़कंप में है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो 5 मुर्गे यहाँ पर बर्ड फ्लू की दस्तक देते हुए नजर आए हैं वो किस जिले से लिए गए थे, ये जांच की जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते चले। जिला कठुआ अब आपको लिए चलेंगे, जहां पर खनन को मद्देनजर रखते हुए खबर सामने आई है। कठुआ में अवैध खनन का खेल बदस्तूर जारी है और सहार खड्ड का यहां सीना छलनी कर रहा है ये भूमाफिया की अगर बात करें तो उसके साथ साथ खनन माफियाओं ने भी हौसले अपने बुलंद रखे हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन आज खबर आपको खनन माफिया के हवाले से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए स्थानीय लोगों के सब्र का अब यहां बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शन कर प्रशासन पर आंखें मूंदने का आरोप लगा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला कठुआ से देखने को मिल रही है, जहां पर अवैध खनन का खेल बदस्तूर जारी है और यहां खनन करने वाले जितने भी माफिया हैं उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आम लोगों का आरोप है कि यहाँ स्थानीय लोग किस तरह से आप देखिए अपनी बात सामने रखते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस बीच में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए, इस पर भी सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रशासन पर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के नाक तले ये सारा काम होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी आपको ये खबर दिखाई गई थी, लेकिन आज फिर से आपको जिला कठुआ से ही खबर दिखा रहे हैं, जहां पर खनन माफिया के हौसले लगातार बुलंद हैं और खनन माफियाओं का खेल बदस्तूर जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, क्या कुछ कार्रवाई वहां पर प्रशासन की तरफ से की गई है?
अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो खनन का काम जो है, जो अवैध जिला कठुआ में हर तरफ चारों तरफ चल रहा है खतरों से। आए दिन इसकी तस्वीरें हमारे पास आती हैं और हम भी इस पे इनको कर रहे हैं। पिछले कल ही ये जो कठुआ सड़ा इलाका है सहार घाट की, वहां की पंचायत है लोगेट में ब्लॉक जो है माइनिंग विभाग ने बना दिया है और इस ब्लॉक के अधीन लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया, लोगों ने मशीनें किया माइनिंग वालों की, और माइनिंग का मटेरियल था उस जो टिप्परें थी उनको भी रोक लिया। लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब ये माइनिंग के जो माफिया उसका हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ये गांव के जो शमशान घाट है उनको भी नहीं बख्श रहे। और लोगों का खास तौर पर यही कहना है कि जो हमारी जमीन है उनका जल स्तर इतना नीचे चला गया कि हम आगे अपने भी नहीं पा पाते पाएंगे कि विभाग जो है जहाँ पे ब्लॉक बनाता है उन लोगों की कंसेंट इसमें एक खास मुद्दा है, लेकिन उसको कंसेंट को नहीं लेता है, जिसके कारण जो माइनिंग है वो की जाती है कठुआ में बैठकर ये ब्लॉक बना दिया जाता है। लेकिन राजीव, यहाँ पर सवाल भी है कि जिस तरह से टेंडर्स लगाने की बात भी कही गई थी, क्या उन मापदंडों का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है? बिल्कुल जो है वो के मुताबिक जो कानून है माइनिंग का, उसके मुताबिक 1.4 मीटर तक की माइनिंग जो हो सकती है, लेकिन इन्होंने 10 से 12-15 मीटर तक की जो खुदाई करके माइनिंग का जो नदी नालों है उनका स्वरूप ही बदल दिया। पर्यावरण का इतना ज्यादा खतरा हो गया कि आने वाले दिनों में अगर कोई भूचाल आने के पूरे इम्कान आता है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2-3 महीनों में भूचाल इतने ज्यादा झटके पूरे किया और में आ चुके हैं कि ये सारा मायने का ही खेल लगता है मुझे। साथ रंजीव, अगर ये बात की जाए जिस तरह से 4 मीटर की आप बात कर रहे हैं और 15 मीटर का खड्डा जो है वो खोद दिया गया है, तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई टीम का गठन नहीं किया गया है कि वो चेक लगाए कि अगर टेंडर हुआ है, खनन के लिए टेंडर किया गया है, तो पर्याप्त मात्रा में वो काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फीडबैक वो प्रशासन को दी जाए? मैं आपको बताऊं कि ये जो मापदंड है उसके मुताबिक 1.4 मीटर की खुदाई करनी है, लेकिन इन्होंने 10 से 15 तक कर लेते हैं। हाँ। जिसके कारण कभी कार्रवाई उन पर नहीं होती। तो कहना है कि जो मापदंड है उनको, इसके साथ ही जो मटीरियल है, क्योंकि पंजाब हमारा इलाका बिल्कुल जो कठुआ जिला पंजाब के साथ सटा है, सारा मटीरियल जो है वो अवैध से पंजाब को होता है। और पिछले दिनों जिला प्रशासन का ऑर्डर भी निकाला था कि कोई भी गाड़ी पंजाब को पहुंचाई जाएगी मटेरियल की, लेकिन बावजूद भी जो खनन माफिया वो रात को दिन को जबरदस्ती धड़ल्ले से पंजाब को लेने का काम किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा तरनार नाला, उच्च नाले में जगहों पे ब्लॉक नहीं भी बने हैं, वहां पर क्रैशर भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि कागजों में वो उनको बंद रख, लेकिन उनके अगर बिजली बिलों की बात, लाखों रुपए बिजली के बिल हर महीने उनके आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा खतरा जो लोगों में कुछ है, लोकल लोग जब एक ट्राली मटेरियल अपने घर के लिए ले जाते हैं उनको उस वक्त की पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन जो बड़ा माफिया है उनको पुलिस और क्रैशर के मालिक जो है वो यहाँ पे समझते कुछ नहीं है। पर रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए खनन माफियाओं के हौसले किस तरह से जिला कठुआ के अंदर बुलंद नजर आ रहे हैं, और आपने देखा कि संवाददाता का क्या कुछ कहना था, वो किस तरह से बता रहे हैं कि मापदंड क्या कुछ रखे गए हैं, कितना यहाँ पर आप खड्डा खोद सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से काम हो रहा है। टीम का गठन करने की काफी जरूरत है कि अगर टेंडर हुआ है तो उसके बाद चेक लगाया जाए कि क्या सही से काम किया जा रहा है या नहीं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से खबर जो है वो सामने आई है, क्योंकि जिला सांबा में बैनलघाट प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मामला अब गर्माता जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों का भी सरकार पर अनसुना करने का आरोप लगा दिया गया है, क्योंकि आपको ये बताते चले कि पंचायत अब यहां पर यह आरोप लगा रही है कि सरकार लगातार गुहार को नजरअंदाज कर रही है, और प्रतिनिधियों पर भी कहीं ना कहीं आप देखिए सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। कभी भी यहाँ खंडहर ये बिल्डिंग हो चुकी है, गिर सकती है, लेकिन 70 के दशक में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का निर्माण कार्य यहाँ पर हुआ था, उसके बाद किसी ने भी इस बिल्डिंग की सुध नहीं ली है, और किसी भी वक्त यहाँ पर बड़ा हादसा पेश आ सकता है, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो चुकी है। अगर आप वो तस्वीरें देखेंगे तो खुद यहाँ पर आप देखिए हैरान जो है वो होंगे, क्योंकि जिस तरह से 70 दशक पहले इस बिल्डिंग का काम किया गया था, निर्माण इसका किया गया था,
लेकिन उसके बाद रखरखाव न होने की वजह से खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। पंचायत प्रतिनिधियों का भी सरकार पर अब सवालिया निशान उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं वो इसकी तरफ ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और प्राइवेट यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहां पर आप देखिए किस तरह से काम जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और बैनलगढ़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर की यहाँ पर बात हो रही है, जैसे आप देखिए ये मामला पूरी तरह से गर्माता जा रहा है। लोगों को कितनी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं, ये बड़ी बात है। ये सारे आरोप यहाँ पर आम लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपने इलाज के लिए यहाँ पर रुख करना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो काफी परेशानियां। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, 70 के दशक में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का निर्माण यहाँ पर हुआ था, लेकिन आज 70 साल बीत चुके हैं, अभी तक रखरखाव के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा है कि आखिर क्यों इतनी नजरअंदाजी जो है वो की गई है। देखिए बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ये सांबा जिला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो गांव बैनगढ़ है, ये जीरो लाइन का इलाका है और यहीं पर ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्थित है, जो 70 के दशक में बना था, आपने सही कहा। और ये लगभग 5000 की पॉपुलेशन को कैटर करता है। लेकिन ये ऐसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर सुविधाओं को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर पूरी है, लेकिन ये जो हेल्थ सेंटर है ये बिल्डिंग जो है ये कैटर ही नहीं कर पा रही इन तमाम सुविधाओं को, और ये आखिरी सांस बिल्डिंग ले रही है, लेकिन इसको लेकर कोई संज्ञान प्रशासन की ओर से नहीं लिया जा रहा। हालांकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो लोग हैं, वो लगातार गुहार लगा रहे हैं, खासतौर पर जब बैक टू विलेज के कार्यक्रम होते हैं या ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम होते हैं तो हर बार ये गुहार प्रशासन को लगाई जाती है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और यहाँ ना सिर्फ पेशेंट बल्कि जो तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर तैनात हैं, जो स्टाफ मेंबर यहाँ पर तैनात हैं, उनकी जान भी खतरे में है। और वो तमाम लोग जो है, हमने खुद देखा कि वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बाहर आंगन में बैठकर जो वो काम करते हैं, जब पेशेंट आता है तो फिर अंदर जाकर ही काम करते हैं। दर्शकों को एक और बात यहाँ पर क्लियर जरूर कर दे ऋषि, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसका मामला हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर ऋषि ये है कि जिस तरह से लोगों का वहां पर आना जाना है, लगभग एक दिन में कितने लोग वहां पर पहुंचते हैं, ओपीडी कितने लोगों की होती है, अगर हम अंदाजे के हिसाब से बात करें। ऋषि आवाज आ रही है? एक बार फिर से ऋषि के साथ संपर्क साधिए जरा, क्योंकि ऋषि से पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से वहां पर काम जो है वो हो रहा है। क्योंकि इस वक्त तस्वीरें आप गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर की देख रहे हैं, जो बैनलगढ़ इलाका है और सीमावर्ती क्षेत्र है और उसके साथ लगता है ये पूरा इलाका, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए झरझर हालत हो चुकी है। और अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है तो एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है, लेकिन तादाद जानना बहुत जरूरी है कि एक दिन में वहां पर कितने मरीज पहुंचते हैं और कितने मरीजों का यहां पर इलाज होता है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं कि सीमावर्ती इलाकों के अंदर लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया गया है उसी को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त आप खबर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेबोरेटरी की भी तस्वीरें, बिल्डिंग की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऋषि, आपसे सवाल यहां पर यह था कि अगर हम एक दिन की बात करें तो लगभग कितने लोग वहां पर पहुंचते हैं इलाज को लेकर? देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा था कि 5000 पॉपुलेशन है इस बॉर्डर इलाके की बैनगढ़ की, जो इसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर निर्भर है। और जब भी कोई इमरजेंसी बनती है तो यहीं पर पेशेंट जो है इलाज के लिए आता है, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं काफी अच्छी है, जो हमने ग्राउंड पर जाकर खुद देखा है। लेकिन सवाल वही आ जाता है कि अगर संभालने के लिए बिल्डिंग ही नहीं है तो आप लोग पेशेंट को किस तरह से संभालेंगे, अपने डॉक्टर जो तैनात किए हैं उनको किस तरह से संभालेंगे। और बिल्डिंग जब बरसात होती है तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग शॉर्ट हो जाती है, यानी करंट आ जाती है इस बिल्डिंग में। तो आप अंदाजा लगाइए कि पेशेंट को इलाज देने में कितनी दिक्कतें डॉक्टर्स को पेश आती हैं। कई बार ऊपर हायर अथॉरिटी को लिखा गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा गया है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। और जनप्रतिनिधि भी साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बातों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। लेकिन एक आश्वासन जरूर दिया जाता है, कागजों में लिखकर एक नोट ऊपर जरूर दिया जाता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर यहां पर फायरिंग शुरू हो जाती है तो फायरिंग की आवाज से, यानी वाइब्रेशन से ही ये बिल्डिंग जो वो गिर सकती है। जैसे क्रैक्स इतने बड़े बड़े यहां पर आए हुए हैं, और फायरिंग अगर हो जाती है तो आखिर जो पेशेंट जो जख्मी हो गए उनको कहां पर रखा जाएगा, कहां उनको इलाज दिया जाएगा। इससे बेटर है कि यहां पर एक नई बिल्डिंग बना दी जाए या इसे अनसेफ डिक्लेयर किया जाए, जो अनसेफ डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, अनसेफ होने के बावजूद भी। तो सवालिया निशान हायर अथॉरिटी पर, एजेंसीज पर, कंसर्न एजेंसीज जो यहां पर काम करेंगी, बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है ऋषि। लेकिन ऋषि, उसके साथ साथ सवाल यहां पर यह भी है, जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि अनसेफ इसे डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि विभाग के पास और सरकार के पास बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स भी हैं जो साइट विजिट करते हैं। उन्हें अपना काम करने की जरूरत है कि फील्ड में उतरें और उतर कर देखें कि कौन सी बिल्डिंग अनसेफ है, क्योंकि दफ्तर के अंदर बैठकर कुछ नहीं होने वाला है। और अगर ये बिल्डिंग कहीं गिर जाती है तो एक बड़ा हादसा हो सकता है।
बहुत जल्द इस पर निरीक्षण करने की जरूरत है और उसके बाद नई बिल्डिंग का आगाज होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। से 70 के दशक की बिल्डिंग बनी, लगातार इसकी हालत बद से बदतर है, जर्जर होती जा रही है और शायद प्रशासन, हायर अथॉरिटी, कंसर्न एजेंसी यही इंतजार कर रही है कि कोई हादसा यहाँ पर हो, कोई डॉक्टर चपेट में आए, कोई स्टाफ मेंबर चपेट में आए या कोई पेशेंट चपेट में आए, उसके बाद ही इसे क्लियर किया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी जो वो सामने आ रही है अगर बॉर्डर इलाके के पार्ट पर बात करें, क्योंकि बॉर्डर इसी के निर्भर है। और अगर स्वास्थ्य सुविधाएं ही आपकी यहाँ पर चरमरा जाएंगी तो बॉर्डर के लोग कहां पर जाएंगे? वो तो अपनी जान जो वो जोखिम में डालकर यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी नालायकी, लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से सीमावर्ती इलाका बैनलगढ़ इलाका है जहां पर ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया गया है और गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से वो बयां करती हुई नजर आई हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अभी तक इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर नहीं किया गया है। जर्जर हालत हो चुकी है, किसी भी वक्त यह भरभरा कर गिर सकती है। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि अगर इसकी मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो ज्यादातर पेशेंट्स का यहां पर पहुंचना है और मरीज यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है तो एक बड़ा हादसा यहां पर पेश आ सकता है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको पुंछ लिए चलेंगे और पुंछ से भी दिखा देते हैं कि सरहदी इलाकों में किस तरह से लोग जो है वो अपनी जिंदगी यहां बिता रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ यहां पर काम हो रहा है। सरहद से सटे हुए गांव की सड़क का अभी तक क्या कुछ हाल है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक सड़क की सुध यहां पर नहीं ली गई है सरकार की तरफ से। पुंछ दिगवार मार्ग यहां हर किसी के लिए जी का जंजाल बन गया है। मरम्मत की तरफ के लिए यहां पर आप देखिए काम जो है वो किस तरह से हो रहा है। खबर को दुरुस्त करके अगर आपको बताएं तो मरम्मत को यहां पर सालों से ये लोग तरसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि पुंछ के दिगवार सेक्टर की अगर बात करें, उस इलाके के अंदर जो भी रास्ता जा रहा है उसकी मरम्मत नहीं होने की वजह से लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और सरहद से सटे हुए गांव की ये जो सड़क है इसकी सुध अभी तक सरकार की तरफ से नहीं ली गई है। और अब यहां पर सवाल उन दावों पर उठता है जो एक बड़ा दावा पेश किया जाता है कि सीमावर्ती इलाके जितने भी हैं, जीरो लाइन पर भी चाहे वो बसते हों, लेकिन वहां पर भी सड़क संपर्क बनाया गया है। लेकिन महज सड़क संपर्क बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। सड़कों की मरम्मत करना, रख रखाव करना भी विभाग की और सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन तस्वीरों में भी आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर सड़क के हालात जो है वो मद्देनजर रखते हुए काम जो है वो किया गया है, क्योंकि सरहद के साथ ये पूरा सटा हुआ इलाका है। लेकिन उस बीच में अभी तक ब्लैक टॉपिंग का कोई भी काम नहीं किया गया है, मरम्मत का कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। टूटी हुई सड़कें यहाँ पर हैं, लोगों को काफी दिक्कतें। और उसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि सरहद के साथ ये गांव लगता है, पुंछ दिगवार मार्ग है जो हर किसी के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। और मरम्मत को लेकर सालों से ही ये लोग अब तरसते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तस्वीरों में भी आप देखिए, अगर इस वक्त ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तो बरसात और बारिश के समय में यहाँ पर क्या कुछ हालात रहे होंगे, इसके लिए आप जनता से बातचीत करना बहुत जरूरी था। लेकिन उस बीच में आप देखिए संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहां से पूरी तरह से खबर जो है वो दिखाई गई है। सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, जिस तरह से बड़ा दावा पेश किया जाता है कि सीमावर्ती इलाकों के अंदर सड़क संपर्क बनाया गया है, लोगों तक हर मूलभूत सुविधा पहुंचाई जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं सड़क को लेकर कुछ और ही बयां कर रही है। क्या लगता है कि अभी तक इस पर काम क्यों नहीं किया गया? जी बिल्कुल आशा, अगर बाहर इलाके की बात करें तो पिछले कई लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद अगर सड़क की बात करें तो वहां पर इन्होंने जो है सड़क को बंद किया था और उसके बाद भी जो है पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अगर इस दिगवार एरिया की बात करें तो ये एरिया जो है बिल्कुल पुंछ सिटी के बिल्कुल करीब का एरिया है और यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि ज्यादातर जो स्कूल, क्राई स्कूल है, वहां पर 4 से 5 हजार बच्चा जो है वहां पर पढ़ता है। उसके अलावा बहुत बड़ा इलाका है, 4 पंचायतें हैं और पर इस तरफ कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस सड़क को जो है वो ठीक किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने इस सड़क को लेकर धरना प्रदर्शन किया है और इसी सड़क को पर एलजी मनोज सिन्हा भी उन्होंने भी आना था और कुछ रुकावटों की वजह से उन्हें इस सड़क पर नहीं आने दिया। लोगों का कहना है कि अगर वो इस सड़क पे आए होते तो हम भी उनसे बात करते। हम उनसे मिलने के लिए भी पहुंच गए थे, हमें उनसे भी मिलने नहीं दिया। पर अब लोगों की ये मांग है कि जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक किया जाए ताकि इस गाँव के जो लोग उन्हें राहत मिल सके। ज्यादातर जब भी ये लोग कहते हैं हम बीमार होते हैं तो हमें इसी रास्ते से जो है वो पुंछ आना पड़ता है, पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही।
चले, बहुत बहुत धन्यवाद सनी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से इस सड़क का संपर्क तो किया गया है, लेकिन संपर्क के लिए ये सड़क तो बनाई गई है, लेकिन रखरखाव अभी तक नहीं हो पाया है। आगे बढ़ जाएंगे। और जिस बेटी की बारात के लिए एक पिता ने एक गाड़ी खरीदी थी, आज उसी गाड़ी में बदने से पिता को अपने बेटे की अस्थियों को घर विदा करना पड़ा। ये बदनसीब पिता बजनाहा के गांव मोर्चापुरा का रहने वाला पूर्व सब इंस्पेक्टर लेखराज है और इस पूर्व पुलिसकर्मी के बेटे एसपीओ रजत चौधरी को जम्मू के बाहू इलाके में 16 नवंबर को एक ट्रक ने ड्यूटी के दौरान रौंद डाला था और पीड़ित पिता ने एडीजी से इस हादसे की जांच करवाकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। रजत चौधरी जी, मेरा बेटा ये 2 साल पहले पुलिस में भर्ती हुआ है, JND की पुलिस में। मैं पुलिस का सब इंस्पेक्टर हूँ। 87 में मैं भर्ती हुआ था, एक कांस्टेबल। तो ये मेरा बेटा अभी जैसे कोई 2 साल पहले भर्ती हुआ, लेकिन मुझे ADGP जम्मू से इसकी जान चाहिए। साथ में दूसरा, ये गाड़ी मैंने ली थी इसकी बारात के लिए, आज मैं उसकी अर्थियाँ लेकर जा रहा हूँ। क्या इसमें संशोधन होना चाहिए कानून में? तो सर, मैं पुलिस का कानून मैं जानता हूँ, लेकिन इस पर आज दिन तक कोई कानून नहीं बना। यही आज ब्रेक फेल होगी। ब्रेक किसकी फेल हुई उसको पूछो ना यार, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करो। मैकेनिकल डिक्लेयर कर देते हैं। हाँ, अभी मैकेनिकल रिपोर्ट नहीं आई, उसकी ब्रेक फेल होगी जी। मैं ADG जम्मू से पूछा और रिक्वेस्ट करूँगा SSP जम्मू से, DIG जम्मू से, तो ऐसा मेरे साथ हुआ किसी के साथ होना नहीं चाहिए। द्वारसपुरा के गांव बूढ़े कोठे में आज संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव फंदे से झूलता मिलने पर वहां सनसनी फैल गई और मृतक की पहचान 30 वर्षीय कमल किशोर पुत्र हंसराज के रूप में की गई, जिसका शव उसके कमरे में फंदे से झूलता मिलने पर उसके परिजनों और पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। वहीं पुलिस इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सड़क का निर्माण कार्य पूरा न होने से जिला उधमपुर के ब्लॉक रामनगर के क्षेत्र नाला मलिया में ही यहां लोगों में भारी रोष देखा गया है। लोगों का आरोप है कि 4-5 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नाला मलिया से यहां फलाल तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन 7.5 किलोमीटर रोड की कटाई के बाद ये काम बंद हो गया है और सड़क का निर्माण कार्य बंद होने से स्थानीय लोगों में भारी मायूसी है और लोगों ने सरकार से बाकी बची हुई 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई करके सड़क का काम पूरा करने की मांग की, ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सके। जनाब 5-4 साल होए रोड ऐदा कम्मै लग्गे दा ते रोड दी कंडीशन तुस देखो ते कनेहा कैंकरा पेई जाता ते रोड महाराज 9 किलोमीटर उपर 8.5 उपर बंद होई दा ते ना इत्थे कोई ठेकेदार लभदा ते ना ये कम्म चला दा ते कैंकरा जेह्का ओह् ठीक नहीं, अग्गें रोड गै नहीं ठीक बनी महाराज, पिच्छे कैंकरा पेई जाता ते गड्डी निक्की मुट्टी दी असें कोई प्रॉब्लम किसी वजह दी। रोड बनना किन्ना है? बनना बकाया किन्ना है? कारी सिंगल कटाई मेरा ख्याल 100 किलोमीटर होनी अग्गे ये और 10 किलोमीटर इन्हें बनाना ते इत्थें 8 किलो 925 किलोमीटर तक सिंगल कटाई हुई थी होनी ते अग्गे इन्हें आखदे जी रब्दा पौड़ा ते रोड बनिया नहीं है ते जेहड़ियां पुरानी आरडियां महाराज ओहदे मुताबक कटाई कर लैन, साढ़ा कोई रब्दा नहीं है, रब्ता क्या साढ़ा म्हल्ले आह्लें रोड की बड़ी बड्डी प्रॉब्लम है असें रोड जेह्ड़ा इत्थें बड़ा नैवेज है, जेह्ड़ा कारी कटाई होई दी ओह् कटाई स्हेई नहीं है, रुड़ी दा सारा मुक्की दा डंगे खत्म हो चुके दे और वो ठेकेदार जेह्के मशीनां पेदियां इत्थें जो समान पेदा उ'यां पेदा अनकलमीत जो पेदा इ'यां गै ओह्दा कोई नहीं है बारस के ओह् की छोड़ा दा इन्ना उ'नें जां कोई लब्भेआ नहीं है परतियै ओह्। बाकी जेह्ड़ा पिच्छें ठेकेदार आवा दा ओह् करा दा कम्म बजारा, लेकिन उसी कुत्थें करना इन्ना अग्गें गै नहीं है स्हेई। किन्नी की आबादी है इस रोड के ऊपर जिन्हें इसदा फायदा होना है? आबादी बड़ी है जी, बड़ा लम्मा एरिया है, घोली कोल लेइयै भी कैन गला बड़ा उप्पर, बाकी उप्पर और भी दूर दराज एरिया जेह्ड़े धारां उप्पर है पूरियां एह्दे कन्नै गुंढ होंदियां, बाकी लाटी धूना बसंतगढ़ कन्नै भी एह्दा जोड़ मिली सकदा, चनैनी कन्नै एह्दा जेह्ड़ा लिंक मिलदा उप्पर एह् कैन गला कन्नै इसलै उप्पर जेह्ड़ा भलाल नां जगह है इत्थै इसलै अस गल्ल करा ने इत्थें दे सरकार दे अग्गे केह् अपील करना? अपील करने कि सारा एह् रोड गी जेह्ड़ा दिक्खा जा और बड़े स्हेई तरीके कन्नै इसी बनाया जा और एह् लोग रोड कन्नै जुड़न
और इन्हें भी किसी ਇਹਦਾ फायदा होया और पटन कन्नै भी लिंक हो सकता है कन्नै ਇਹ ਜਿਹੜਾ है ना चनैनी कन्नै थोड़ा जिहा फैसला इत्थै ਇਹਦਾ मिलने दा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।